आ जाएगी। जैसे अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न, इसमें आप देखेंगे ये राजस्थान है। इस राजस्थान में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये अरावली हो गई, अरावली वाला क्षेत्र हो गया। अब आप देखिए यहां ये जो रेगिस्तान को दो भागों में बांटती है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, आराम से समझना इसको। ये इसकी मैं बात कर रहा हूं, जो राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटेगा, ये वर्षा रेखा राजस्थान को जो दो भागों में बांटेगा, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो राजस्थान को दो भागों में बांटता है और 25 सेंटीमीटर रेगिस्तान को दो भागों में बांटती है। ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है। अब इसके बाद में ये जो लाइन है लगभग ये वाली, ये आ जाती है 80 सेंटीमीटर वाली, और ये वाली जो लाइन है ये आ जाती है 100, और 100 से आगे जो है ये क्षेत्र है। अब आप देखेंगे कि ये राजस्थान का दक्षिण भाग है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये है पूर्व। प्रश्न आता है कि मानसून आगे किधर बढ़ता है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ता है। अब सवाल ये आता है कि राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि किस दिशा में होती है? वर्षा की मात्रा में वृद्धि किस दिशा में होती है? किस दिशा में होती है? तो आप देखिए यहां पर 100 सेंटीमीटर वर्षा है, और आप देखिए यहां पर 0 सेंटीमीटर वर्षा है। सम क्षेत्र में कुछ भी वर्षा नहीं है। तो आप पाएंगे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि किधर होती है? मैं लिख देता हूं, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। अगर इसको थोड़ा उल्टा कर दे प्रश्न को कि वर्षा की मात्रा में कमी किधर होती है? कमी होती है। तो अब आप देखिए जैसे जैसे आप इस तरफ जाएंगे, यहां 100 सेंटीमीटर वर्षा है, इधर जाएंगे 80 के पास आ गए, ये 50 के पास आ गए, इधर जाएंगे 25 के पास आ गए, और यहां निकल जाएंगे 0 के पास। इसका मतलब ये हुआ कि कमी किधर होती है? दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में कमी होती है। ध्यान रखिएगा, वर्षा की मात्रा में कमी होती है। ये बात हुई। राजस्थान में जो वर्षा होती है, राजस्थान में जो वर्षा होती है उसमें एक शाखा तो हो गई अरब सागरीय, दूसरी शाखा हो गई बंगाल खाड़ी, और तीसरी जो बारिश होती है वो राजस्थान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से प्रवेश करने वाली, उत्तर पश्चिम क्षेत्र से प्रवेश करने वाली वर्षा है, जो जयपुर के अंदर ज्यादा होती है। जयपुर और इस शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में ज्यादा होती है। उसका नाम है मावट, उसका नाम है मावट। अब आपको ध्यान रखना है, मावट का प्रवेश राजस्थान में कहां से होता है? उत्तर पश्चिम से। मावट के बारे में हम बात कर लेते हैं
शीतकालीन शीतकालीन वर्षा। शीतकालीन वर्षा क्या कहलाती है? मावट कहलाती है। ध्यान रखिएगा, शीतकालीन वर्षा मावट कहलाती है। और ये कब होती है? लगभग जनवरी फरवरी माह में होती है। जनवरी फरवरी माह के अंदर होती है और ये रबी की फसल के लिए लाभदायक है। रबी की फसल के लिए लाभदायक है, इसीलिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। गोल्डन ड्रॉप्स, सुनहरी बूंदे भी कहा जाता है, क्योंकि रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है। रबी की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण ये जो गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जानी जाती है। अब ये ध्यान रखना है, ये मावट या ये शीतकालीन वर्षा का उद्गम कहां से होता है? तो उद्गम होता है भूमध्य सागर। और अगर भूमध्य सागर नहीं मिले तो आपको ऑप्शन मिलेगा कैस्पियन सागर झील। भूमध्य सागर में उच्च वायुदाब का छत्र बनता है शीतकाल में, और फिर वहां से जो पवन उठती है वो कैस्पियन सागर तक आती है। कैस्पियन सागर से भी कुछ जल लेती है और फिर भारत के उत्तर पश्चिम भाग से प्रवेश करती है और राजस्थान के अंदर भी आती है। तो ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागरीय चक्रवात भी इसको कहा जाता है। भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण ये बारिश उत्पन्न होती है, या कैस्पियन सागर चक्रवात के कारण ये उत्पन्न होती है और राजस्थान के उत्तर पश्चिम से प्रवेश करती है। जयपुर और शेखावाटी क्षेत्र में ये बारिश ज्यादा होती है और ये बारिश होती है जनवरी फरवरी माह के अंदर। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की बारिश हो गई। अरब शाखा 15%, बंगाल शाखा 80%, और जो मावट हैं, मावट लगभग 5 या 6% बारिश जो है वो मावट से होती है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में लगभग 5 से 6% जो वर्षा होती है वो मावट से होती है, शीतकाल में होती है। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा को प्राप्त करने वाला जो क्षेत्र है वो ये दक्षिण राजस्थान का क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, ये क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा को प्राप्त करता है। अब आप देखिए, राजस्थान के इस मानचित्र के अंदर जब हम बात करते हैं कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो ऐसे ही यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो शुष्क स्थान है फड़ौदी। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फड़ौदी पड़ता है जोधपुर के अंदर। तो आपको ये मानचित्र के द्वारा तमाम बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम इसको साफ कर देते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आता है कि राजस्थान में जो वर्षा होती है, राजस्थान में जो वर्षा होती है ये सर्वाधिक किस माह में होती है? सर्वाधिक वर्षा वाला माह जुलाई, सबसे ज्यादा जुलाई में, और लगभग 34% वर्षा जुलाई महीने में हो जाती है। सर्वाधिक वर्षा वाला महीना 34%। और उसके बाद दूसरे नंबर पर अगस्त में लगभग 33% वर्षा हो जाती है। 33% वर्षा हो जाती है। अब ध्यान रखना है, ये तो हो गया। अब प्रश्न आता है सर्वाधिक आर्द्रता अगस्त में, सर्वाधिक आर्द्रता अगस्त में। प्रश्न आता है न्यूनतम आर्द्रता अप्रैल में। ध्यान रखिएगा, अप्रैल में आर्द्रता न्यूनतम ऋणात्मक भी हो जाती है, बिल्कुल ऋणात्मक हो जाती है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में जो गर्मियां हैं उसमें एक पवन चलती है, उसका नाम है
लू। लू पवन गर्मियों में चलती है, ध्यान रखिएगा, लू पवन चलती है गर्मियों में। अब हम बात करें कि राजस्थान के अंदर जो वर्षा होती है, राजस्थान के अंदर जो वर्षा होती है उस वर्षा में किस मानसून का योगदान ज्यादा है, तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में वर्षा करता है, ध्यान रखने वाली बात है। आगे बात आती है कि राजस्थान के अंदर जो हम बात करते हैं अलग अलग प्रकार के वर्षा के बारे में, तो आप देखिए, एक तो खंड वृष्टि एक शब्द आता है, अनावृष्टि एक शब्द आता है, अतिवृष्टि, ये सब क्या है? खंड वृष्टि। राजस्थान में अधिकतर वर्षा कम ही होती है, अकाल जैसे ही हालात रहते हैं, लेकिन अचानक किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा वर्षा हो जाना, अचानक तेज वर्षा होना, यानी जिसे आप कई बार बादल का फटना भी कह सकते हैं ऐसे, तो उसे खंड वृष्टि के नाम से जाना जाएगा। अनावृष्टि वर्षा का न होना, वर्षा होती नहीं है, अकाल पड़ जाता है, अनावृष्टि। अतिवृष्टि 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक अगर वर्षा हो जाए तो उसे हम अतिवृष्टि के नाम से जानते हैं, उसे हम अतिवृष्टि के नाम से जानेंगे। ध्यान रखिए, पवन हमेशा उच्च दाब से न्यून दाब की ओर चलती है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून हिंद महासागर से उठता है तब भारत के उत्तर पश्चिम या पश्चिम राजस्थान में निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। ध्यान रखिएगा, निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। अब यहां पर जो हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो दक्षिण पश्चिम से मानसूनी पवन आती है, दक्षिण पश्चिम से जो मानसूनी पवन आती है उसे किस नाम से जाना जाएगा? एक छोटा सा चित्र देख लीजिए, आप बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे आप सोच लीजिए ये राजस्थान है, ये राजस्थान का उत्तर, ये पश्चिम, ये पूरब और ये दक्षिण। इधर से जो पवन आएगी है ना, वर्षा वाली, उसे समदरी कहते हैं, समदरी, ध्यान रखना है। और यहां से जो पवन आएगी उसे सूर्या कहते हैं, सूर्या के नाम से जाना जाएगा, सूर्या कहते हैं। और यहां से जो पवन आती है उसे पछयू कहते हैं, पछयू के नाम से जाना जाता है, पछयू या पछयू। और इधर से आने वाली जो पवन है, जो बंगाल शाखा से भी आती है, उसे पूर्वा या पूर्वाई के नाम से जाना जाता है, पूर्वा या पूर्वाई के नाम से इस पवन को जाना जाता है। अब एक शब्द आता है
अरडाव। तो जब बारिश के साथ तेज आंधी आए, तूफान जैसा, जब बारिश के साथ तेज आंधी आए और जोर जोर से आवाजें आए, हवा के बजने की, पवन के बजने की आवाजें आए, तो उसे राजस्थानी भाषा में अरडाव कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्षा के मौसम में बारिश के साथ जब हवाएं तेज आवाज करती हुई चले तो उसे अरडाव के नाम से जाना जाता है। तो ये तमाम जानकारियां वर्षा ऋतु के बारे में थी। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, पढ़िए, याद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। हम लोग बात करने वाले हैं अब तीसरी ऋतु के बारे में, जिसे हम शीत ऋतु के नाम से जानते हैं। शीत ऋतु को मौसम विभाग ने दो अलग अलग भागों में बांटा है। सबसे पहले हम नाम लिख देते हैं, शीत ऋतु। और शीत ऋतु का समय रहेगा अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक। अक्टूबर से फरवरी तक। अब आप देखिए, इसे दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम रहेगा मानसून के प्रत्यावर्तन का काल, और दूसरा रहेगा शीत ऋतु। मानसून के प्रत्यावर्तन के काल को मानसून लौटने का काल भी कहते हैं, लौटने का काल भी कहा जाता है। अब यहां पर आप एक छोटे के चित्र समझ सकते हैं कि अभी हमने बात की थी राजस्थान के मानचित्र के अंदर, अभी हमने बात करी थी कि मानसून आगे इस दिशा में बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, मानसून आगे बढ़ता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण और ये पूरब। ये तो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है मानसून। ठीक है, ये बात है जून जुलाई की। अब मानसून एक समय के बाद पुनः लौटना शुरू हो जाता है। इस दिशा में मानसून पुनः लौटता है, इसे कहते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन काल। किस दिशा में लौटता है? उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर पुनः लौटता है। आप इसे यहां पर देखिएगा इस चित्र के द्वारा कि मानसून का प्रवेश, मानसून का आगे बढ़ना इस दिशा में रहेगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। ये तो मानसून आगे बढ़ रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि मानसून का लौटना, ये मानसून का लौटना है। उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर जब पवनें चलना शुरू हो जाती है तो मानसून लौटने
लग जाता है। यानी कि हम यूं कहें कि शीतकाल के अंदर धरातल से समुद्र की ओर पवनें चलना शुरू हो जाती है, इसलिए इसे मानसून का लौटना कहते हैं। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून कहां से लौटना शुरू होता है? मोहनगढ़ से। मोहनगढ़ जैसलमेर लगभग 16 सितंबर। भारत में मानसून के लौटने का जो काल है वो 16 सितंबर से शुरू हो जाता है। और कहां से शुरू हो जाता है? मोहनगढ़ जैसलमेर से शुरू होता है। ध्यान रखिएगा, मानसून का बाहर निकलना, पुनः लौटना। मानसून के लौटने की दिशा क्या रहेगी? उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर मानसून पुनः लौटता है, वापिस जाता है, मानसून का प्रत्यावर्तन होता है। ये बात हो गई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर बात आती है शीत ऋतु। शीत ऋतु मूल रूप से शुरू होती है मध्य दिसंबर से। शीत ऋतु यानी जो कड़ाके की जो ठंड है वो मध्य दिसंबर से शुरू होती है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, अक्टूबर नवंबर के अंदर गुलाबी सर्दी पड़ती है। दीपावली के आसपास गुलाबी सर्दी, दीपावली के आसपास की जो सर्दी है उसे गुलाबी सर्दी कहते हैं, जो अक्टूबर नवंबर के आसपास है। कड़ाके की जो ठंड है वो मध्य दिसंबर से लेकर फरवरी तक, जबरदस्त ठंड वाला महीना। अब आप देखेंगे कि इस दरमियान राजस्थान के अंदर उत्तर पश्चिम पवनें शुरू हो जाती है। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली पवनें शुरू हो जाती है। उनके साथ जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मावट जिस पवनों से राजस्थान में होता है उसे उत्तर पश्चिम की पवन के नाम से भी जाना जा सकता है। याद रखिएगा, ये भूमध्य सागरीय चक्रवात है जो भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर झील से उठ करके आता है और भारत के उत्तर पश्चिम से प्रवेश करता है और राजस्थान के जयपुर शेखावाटी क्षेत्र में लगभग बढ़िया बारिश कर देता है शीतकाल के अंदर, है ना। इसे मावट के नाम से जानते हैं। एक शब्द आता है मावठा। मावठा एक झील है जो आमेर महल के नीचे है, तलहटी में। आमेर महल जयपुर, इसकी तलहटी में बनी हुई मावठा झील है, ध्यान रखिएगा। और मावट एक शीतकालीन वर्षा है, मावठा झील है, दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं शीतकाल की। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में ओलावृष्टि मावट के साथ जब ओले गिरना शुरू हो जाए, शीतकाल में मावट के साथ ओले गिरना शुरू हो जाए उसे ओलावृष्टि कहते हैं। मारवाड़ी में से कहते हैं गड़े पड़ना। तो याद रखिएगा, ओलावृष्टि जो है वो शीतकाल में होती है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर सर्दियों में पाला पड़ता है। पाला रबी की फसलों के लिए नुकसानदायक है। पाला में रात्रि पहर के अंदर जो हवा के अंदर जल वाष्प के कण होते हैं वो अचानक निम्न तापमान के कारण बिल्कुल ही माइनस में चले जाते हैं। यानी कि तापमान माइनस में चला जाता है और अचानक तापमान माइनस में जाने से वो जो बूंदे होती है उसकी हल्की फुल्की वो जम जाती है और उसी कारण से वहां फसलें बर्बाद हो जाती है। जैसे जीरा की फसल जो है वो पाला के कारण बहुत ज्यादा नुकसान झेलती है।
तो पाला जो पड़ता है सर्दियों में, खासकर जनवरी और फरवरी के अंदर, ये रबी की फसल के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। अब यहां पर समझने वाली बात है कि राजस्थान में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। सबसे ठंडा स्थान, तो राजस्थान में सबसे ठंडा स्थान है माउंट आबू। ध्यान रखिएगा, माउंट आबू एकमात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती है या हिमांक बिंदु से भी नीचे चली जाती है, यानी वहां का तापमान जो है वो माइनस में चला जाता है, ऊपर बर्फ की चादर जम जाती है। एकमात्र झील है जहां पर माउंट आबू नक्की झील है ना। तो सबसे ठंडा स्थान जो है वो माउंट आबू है। अगर प्रश्न यूं आ जाए कि बताओ राजस्थान का सबसे ठंडा जिला कौन सा है, ठंडा जिला कौन सा है, तो सबसे ठंडा जिला माना जाएगा चूरू। ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे ठंडा जिला चूरू को माना जाता है। अब प्रश्न आता है, ठंडा स्थान माउंट आबू सिरोही हो गया, ठंडा जिला चूरू हो गया, ठंडा जिला चूरू हो गया। अब प्रश्न आता है कि बताओ राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा संभाग है। सर्वाधिक वर्षा वाला जो संभाग है वो कोटा संभाग है। बारां, झालावाड़, कोटा और बूंदी, ये चारों जिलों में ज्यादा बारिश होती है, इसलिए सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग भी यही है और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी कोटा है। सर्वाधिक नदियों वाला, वर्षा ज्यादा होती है तो आपको ध्यान रखना है नदियां भी ज्यादा है। और न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर संभाग, न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर संभाग को माना जाता है। न्यूनतम नदियों वाला संभाग, ध्यान रखिएगा, है ना। और अगर यूं आ जाए कि सर्वाधिक गर्मी वाला संभाग कौन सा है, सबसे गर्म संभाग कौन सा है, जोधपुर। सबसे गर्म संभाग जोधपुर को मान लिया जाएगा। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, ठंडा जिला चूरू हो गया, ठंडा स्थान माउंट आबू हो गया। अगर बात करें कि सबसे ठंडा दिन कौन सा होगा, सबसे ठंडा दिन कौन सा होगा, तो आपको पता होना चाहिए, कर्क रेखा है यहां पर, कर्क रेखा है यहां पर, और 21 जून को सूर्य जब सीधा चमकता है तो सबसे गर्म दिन होता है, सबसे गर्म दिन होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे गर्म दिन यहां पर हम मान लेते हैं कि 0 डिग्री देशांतर, और यहां पर मैं इस चित्र को साफ कर देता हूं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि राजस्थान के अंदर जो शीतकालीन व्यवस्था है वो किस प्रकार से रहती है, आप इस चित्र के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये मैंने एक पृथ्वी का चित्र बना दिया है जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। जैसे ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये हैं 0 डिग्री जिसे आप भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब आप देखेंगे ये एक रेखा है 0 डिग्री, ग्रीनविच रेखा, भारत की अवस्थिति यहां पर है, इस प्रकार से। और इस भारत के अंदर राजस्थान यहां पर है, ये
करक रेखा है और ये मकर रेखा है। अब आप देखेंगे कि यहां मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, सूर्य सीधा चमकता है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य सीधा चमकता है। इसका मतलब हुआ कि जब सूर्य सीधा यहां चमकता है तो यहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में खासकर भारत और राजस्थान पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? तिरछी। और इसी कारण 22 दिसंबर को मकर रेखा पर ग्रीष्म ऋतु होती है और करक रेखा पर शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है। अब ध्यान रखिएगा 22 दिसंबर को मकर रेखा पर बड़ा दिन हो जाएगा और छोटी रात हो जाएगी। इसके विपरीत यहां भारत में करक रेखा पर हमारे देश के अंदर बड़ी रात हो जाएगी और छोटा दिन हो जाएगा। यानी कि राजस्थान में सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर, सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को और सबसे ठंडा दिन भी 22 दिसंबर को माना जाएगा। ध्यान रखिएगा 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात, सबसे छोटा दिन और सबसे ठंडा दिन माना जाता है, क्योंकि उस समय सूर्य दक्षिणायन के अंदर मकर रेखा पर लंबवत या सीधा चमकता है और करक रेखा पर तिरछा। और इसी तिरछेपन के कारण भारत के अंदर उस समय कड़ाकेदार ठंड रहती है और 22 दिसंबर का दिन सबसे ठंडा दिन माना जाता है। अब एक चीज को आप समझिए, शीत ऋतु के अंदर, शीत ऋतु में जैसे ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये राजस्थान है। इस राजस्थान के यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है झालावाड़, झालावाड़। और यहाँ पर एक जिला है इधर जिसका नाम है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। अब आप देखिए वज्र तूफान शीत ऋतु में आते हैं। ध्यान रखिएगा शीत ऋतु में वज्र तूफान आते हैं जो इस दिशा में चलते हैं। अब प्रश्न आता है कि सर्वाधिक वज्र तूफान कहां आते हैं? झालावाड़ में। सर्वाधिक कहां आते हैं? झालावाड़ में। और प्रश्न आता है कि न्यूनतम कहां आते हैं? न्यूनतम श्री गंगानगर के अंदर वज्र तूफान आते हैं। न्यूनतम वज्र तूफान श्री गंगानगर में आते हैं। ध्यान रखिएगा वज्र तूफान आगे किस दिशा में बढ़ते हैं? दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर वज्र तूफान आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक वज्र तूफान झालावाड़ में और न्यूनतम वज्र तूफान श्री गंगानगर के अंदर आते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो विवरण था ये शीत ऋतु के बारे में था। आप इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा। और हाँ, आप लोग बहुत अच्छे से एक एक चीज के नोट्स बनाइएगा। मैं आपको बिल्कुल ऑफलाइन की तरह ही पढ़ाऊंगा ताकि आप बहुत बढ़िया नोट्स बना सके और अपने जीवन के अंदर एक बहुत ही बढ़िया मुकाम हासिल कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।